पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो आज के सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे शिक्षण विधियाँ एवं उनके प्रतिपादक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये किसके लिए, तो मेरी बात आप सुन लीजिए। चाहे आप टेक्नोलॉजी के बच्चे हों, चाहे आप हिंदी पेडागोजी के हों, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, सभी जितने भी पेडागोजी हैं उन सब के हों, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी CSGMU आगरा हो, LU हो, कोई भी यूनिवर्सिटी है। तो पहले हम आपका ये डाउट क्लियर कर देते हैं, चाहे आपके कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट है, ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट कॉमन सा टॉपिक है और ये टॉपिक है आपका शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। पहले हम शिक्षण विधियों और उनके प्रतिपादक के विषय में डिस्कस कर रहे होंगे, उसके बाद में जो आपकी इम्पॉर्टेंट शिक्षण विधियाँ हैं वो पढ़ाएंगे, उनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, हर एक के हम आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो रहने वाला है, जिसमें ये इस तरफ आपके शिक्षण विधियाँ लिखी होंगी, इस तरफ आपके उनके प्रतिपादक लिखे होंगे। ये आपका कुछ क्रमांक यानी कितनी है, लगभग 30 होंगी, 30 के नियर अबाउट, जो हम आपको पढ़ाएंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले है आपकी कि मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, आपकी मारिया मॉन्टेसरी जी। नेक्स्ट, ये तो नाम से ही याद हो जाएगा। किंडरगार्टन विधि जो है आपकी, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, फ्रॉबेल है। कौन है, फ्रॉबेल है। खेल विधि के प्रतिपादक आपके कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। कैसे याद रखेंगे, छोटे बच्चों को खेल पसंद है और खेल में छोटे बच्चों को कैसा खेल पसंद है, पानी में देखो छोटे बच्चे बहुत खेलते हैं, ऐसा होता है ना। तो पानी में खेलने से उनको क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, हेनरी कोल्डवेल कुक। किंडरगार्टन की फ्रॉबेल कैसे याद रखोगे, किंडरगार्टन में कौन से बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये ऐसे समझो कि गार्डन में कौन घूमने जाता है, तो जो लोग फ्री होते हैं वो घूमने जाते हैं। देखो मॉन्टेसरी विधि तो आप मारिया मॉन्टेसरी नाम से याद कर लोगे। किंडरगार्टन में गार्डन कौन से लोग जाते हैं, जो लोग फ्री होते हैं, तो फ्रॉबेल हो जाएगा। खेल विधि में बच्चे पानी से अधिकतर खेलते हैं ना, तो उनको क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि के आपके कौन है, तो हेलन पार्खर्स्ट हैं। हेलन पार्खर्स्ट हैं, कैसे याद रखोगे, देखो जब बच्चे पार्क में जाने की बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो उनको क्या किया जाता है, डांट दिया जाता है। क्या दिया जाता है, डांट दिया जाता है। तो डाल्टन विधि के कौन हो जाएंगे आपके, हेलन पार्खर्स्ट। पर्यटन विधि के कौन हो जाएंगे आपके प्रतिपादक, तो पेस्टोलॉजी। कैसे याद करोगे, पा से पर्यटन विधि, पा से पेस्टोलॉजी। ठीक। खोज विधि, जिसको आप ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हो और जिसको आप अन्वेषण विधि भी कहते हो, तो इनके प्रतिपादक आपके कौन हो जाएंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे, पहली बात तो आ से अन्वेषण, आ से आर्मस्ट्रॉन्ग, एक तो ये ट्रिक होगी। उसके बाद में देखो आर्म रा, यहाँ पे भी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग में भी रा रहा है और यहाँ पे ह्यूरिस्टिक में रा रहा है, तो इससे भी आप याद कर सकते हो। दूसरी बात, खोज विधि, जब कोई आदमी किसी चीज़ की खोज, जैसे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि नई नई चीज़ों को खोजने के चक्कर में क्या करते हैं, अपने आर्म्स को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और नई खोज करने के चक्कर में जो कह सकते हैं हम, जो साइंटिस्ट होते हैं, जब वो खोज करते हैं तो खोज करते करते उनका दिमाग कैसा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। समझो बात को, कितनी सारी ट्रिक्स हैं इसको याद करने की। अगर प्रश्न में खोज विधि आ जाए केवल, तो आप कैसे याद कर रखोगे कि भाई खोज करते करते जो साइंटिस्ट होते हैं उनका दिमाग क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, तो ऐसे आर्म स्ट्रांग याद हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक अगर आ जाए तो याद रखें, ह्यू री 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 आ रहा ना, क्या बार बार पढ़ो उसको, ह्यू री 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 स्ट्रिक। वैसे आर र में स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, तो रा रहना बार बार, ऐसे याद कर सकते हो। अगर प्रश्न में अन्वेषण आ जाए तो सिंपल हो गया, तो आ से अन्वेषण, आ से आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है आपके, तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपके कौन है, सुकरात हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपके कौन है, तो सुकरात हैं। जैसे आप लोगों को कुछ नए नए प्रश्न मिल जाते हैं, जब वैसे भाई जैसे आप लोगों का MCQ का पेपर है, नए नए प्रश्न जब आपको मिल जाते हैं कहीं से PDF, तो आप उसकी सुकसुकी भी नहीं लगने देते हो कि कहीं किसी और के नंबर ज़्यादा ना आ जाए, इस वजह से आप उसकी सुकसुकी भी नहीं लगने देते। सुकसुकी ना लगने का मतलब ये है कि आप किसी से सांस तक नहीं लेते कि हमारे पास और भी PDFs हैं, समझ रहे हो। तो प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक सुकरात। नेक्स्ट है आपका, इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से हम आपको सारे विधियां याद करवाते हैं अभी, और इसके बाद में सारी विधियों को डिटेल से पढ़ाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं, आपके पर BEd के ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, आप वहाँ तक अपने साथी सहपाठियों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर हम प्रोजेक्ट विधि की बात करें तो क्या होता है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के आपके
जो है प्रतिपादक हैं। कैसे याद रखोगे, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें काहे क्या लगता है, उसमें कील लगती है। क्या लगती है भाई, जैसे छोटे बच्चों को मान लो आपने थर्माकोल पे कुछ बनाने के लिए था, तो उसमें देखो वो कील से ही तो चार्ट पेपर उसमें पेस्ट करते हैं, तो क्या लगता है प्रोजेक्ट बनाने में, कील लगती हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक आपके कौन है, तो गुडवार स्केट्स। कौन है, गुडवार स्केट्स हैं। अगर कैसे याद रखोगे, जो स्केट्स होते हैं, स्केट्स है ना, वो जब वो उनका निर्माण किसने किया, तो वैज्ञानिकों ने ही तो किया। कुछ इस तरीके से याद रख लो। समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है, सुकरात। सात से समस्या, सात से सुकरात, ठीक। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण विधि के कौन है, तो आपके सूक्ष्म शिक्षण विधि के, तो देखो वैसे आपके जो आपके एलन है ना। अगर ये पूछा जाए, आप देखो सूक्ष्म शिक्षण विधि के अगर विकास के विषय में पूछा जाए आपसे, तो आप एलन लगा करके आएंगे, ठीक। उसके बाद में देखो मूल्यांकन विधि के विषय में अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, J.M. राइस। कौन हो जाएंगे मूल्यांकन विधि के आपके, तो J.M. राइस। अब कैसे याद रखोगे, जो राइस होते हैं मतलब जो चावल होते हैं, तो क्या आप उनको मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, मतलब गिनना। तो क्या आप राइस को मूल्यांकित कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। समस्या समाधान अभी बताया हमने, सात से समस्या, सात से सुकरात। इकाई उपागम के H.C. मॉरिसन। कौन, इकाई उपागम के कौन हो जाएंगे आपके, H.C. मॉरिसन। कौन हो जाएंगे, H.C. मॉरिसन आपके किसके, इकाई उपागम के H.C. मॉरिसन हो जाएंगे। कैसे याद रखोगे, मतलब थोड़ा सा ये मतलब बेकार सी ट्रिक है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए याद कर सकते हो कि भाई जब कोई मर जाता है तो क्या, जब किसी के यहाँ गम होता है तो क्या, कब होता है, जब कोई मर जाता है तभी तो उस आदमी के यहाँ गम होता है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। भाई ये थोड़ी ब्लंडरफुल ट्रिक थी, बट ट्रिक तो ट्रिक होती है जो दिमाग में आ जाए ना। विनेटका विधि की अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, डेट्स वाई ऐसे ही पढ़ लो उसके, कार्लेटन बार्सबर्न। ड्रैकली शिक्षण विधि जो आपकी होती है, ड्रैकाली शिक्षण विधि, तो ड्रैकाली है तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ब्रेल पद्धति से सबको याद है कि जो आपके अंधे मतलब लोग होते हैं उनके लिए होती है, और इनके प्रतिपादक आपके लुई ब्रेल थे। प्रक्रिया विधि कौन है, तो प्रक्रिया विधि के जनक आपके कौन है, कमेनियस। कौन है, कमेनियस हैं आपके। अब ये तो आप खुद से ही बना लोगे कि भाई प्रक्रिया का से ये शुरू हो रही है और का से ये आपका आंसर भी है। बेसिक शिक्षा पद्धति के प्रतिपादक आपके कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। कैसे याद रखोगे भाई, नोट में क्या बने होते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी बने होते हैं, हमारी जीवन की जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सब हम किसके माध्यम से पूरी करते हैं, रुपए के माध्यम से। रुपए में कौन बना होता है, तो महात्मा गांधी जी बने होते हैं, ठीक। उसके बाद में क्या है, समाज मिति विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, तो आपकी एल मॉर्ने द्वारा। ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट में नहीं है। आगमन निगमन तो आपको रटी गई होगी अरस्तु के द्वारा। हर्बर्ट विधि तो हर्बर्ट के द्वारा, ये भी आपको याद होगा। कि प्रश्नावली विधि जो है वो क्या है, प्रश्नावली विधि वुडवर्थ किसके द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा प्रतिपादित की गई। संवाद विधि आपकी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, तो प्लेटो के जो है द्वारा प्रतिपादित की गई। कैसे याद रखोगे कि प्लेट में ज़्यादा और कम मैगी के पीछे क्या हो जाता है, वाद विवाद ही संवाद हो जाता है आपके और भाई बहनों के बीच में। ऐसे याद रख लो, ठीक। ये हो गई आपकी रेखीय विक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि की अगर बात की जाए तो BF स्किनर। किसकी बात की जाए, अगर देखो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि बोला जाए या बाह्य अनुदेशन विधि बोला जाए तो क्या होंगे आपके BF स्किनर। क्या हो जाएंगे आपके BF स्किनर। एक क्वेश्चन बनता है साखी अभिक्रमित अनुदेशन विधि, और बाह्य की जगह पे पूछ लिया जा सकता है आंतरिक अनुदेशन विधि, तो आप क्या लगा करेंगे, नॉर्मन ए क्राउडर। क्या लगा करके आएंगे, नॉर्मन ए क्राउडर। आ रही है बात समझ। अब ये याद कैसे रखोगे, तो देखो भैया आर जब ABCD पढ़ते हो तो क्या आता है, आर के तुरंत बाद में एस आता है कि नहीं आता है, बताओ। तो आर से रेखीय विधि और एस से स्किनर, ठीक। जब ABCD आप पढ़ोगे तो क्या आएगा, पहले आर आएगा फिर एस आएगा ना, MNOPQRSTU भी होता है ना। तो आर क्या आएगा, रेखीय, और एस का मतलब स्किनर, यानी रेखीय विक्रमित अनुदेशन विधि किसके द्वारा दी गई है, स्किनर के द्वारा। और ये याद रखना कि रेखीय विक्रमित अनुदेशन विधि को ही बाह्य भी कहते हैं, ठीक। ओके, हाँ। तो नॉर्मन क्राउडर तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। शाखीय भी, भाई एक बात बताओ, जब पेड़ों में बहुत सारी शाखा हो जाती हैं, ऐसे याद रखो, जब पेड़ों में बहुत सारी शाखा हो जाती हैं तो वहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, क्राउड हो जाता है। भाई जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी
उतने ज़्यादा बंदर बैठे होते हैं पेड़ों पे, उतने ज़्यादा पक्षी बैठे होते हैं, है ना, या उतने ज़्यादा फल लगते हैं, उतने ज़्यादा फूल लगते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। जो शाखीय विक्रमित अनुदेशन होता है, जब ज़्यादा शाखाएं होती हैं किसी पेड़ में तो वहाँ पर क्या होता है, क्राउड ज़्यादा हो जाता है। ठीक, ऐसे याद रख सकते हो। 28 है आपका अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो किसने दिया था, थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था। अच्छा, अवरोही का मतलब क्या होता है पता है ना, बड़े से छोटा। तो क्या हो जाता है, जब थॉमस एफ से याद रखो, जब कोई फेल हो जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जब कोई फेल हो जाता है, पहली ऐसे याद रखो, जब किसी के कम नंबर, भाई पहले वो बच्चा टॉप कर रहा था, फिर वो अचानक से उसके कम नंबर आए, कम नंबर की वजह से फेल हो गया, फेल होने की वजह से उसको बड़ा गिल्ट फील हुआ। तो ऐसे याद रख सकते हो कि भाई पहले ज़्यादा नंबर आते थे, भाई ज़्यादा से कम मतलब होता है ना अवरोही का, पहले ज़्यादा नंबर आते थे फिर कम नंबर है, इस वजह से वो एफ फॉर फेल हो गया, जिस वजह से उसको क्या हुआ, बड़ा गिल्ट हुआ। तो ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर मतलब पॉइंट नंबर 29 है आपका, वोटविया विधि जॉन कैनेडी के द्वारा और ओविड विधि आपके प्रोफेसर ड्रैकॉली के द्वारा। तो ये कुछ आपकी 30 विधि थी जिनको हमने आपको पूरा याद करवा दिया है। होप सो बोलो याद हो गई कि नहीं। ठीक, अब देखो ये प्रश्नावली विधि के जो है प्रतिपादक आपके कौन है, वुडवर्थ हैं। इसकी ट्रिक हम आपको नहीं बताएंगे, इसकी ट्रिक आप लोग ज़रा बना के बताइएगा। तो हम ये कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि आप लोगों का दिमाग ट्रिक बनाने में कैसा चलता है ना। तो एक बार ज़रा प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ हैं, इसकी ट्रिक आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस वीडियो के। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, जैसे ये हमने 30 ये विधियाँ आपको बताई हैं, इन 30 में से कुछ विधियाँ ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आगमन, निगमन, प्रोजेक्ट। तो ये नाम आपको डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं, उनके क्या गुण होते हैं, क्या उनकी जो है दोष होते हैं, ये सब चीज़ें, है ना। तो क्या एक बार फिर से ना इनको भी हम रिवाइज कर लेंगे, जब हम वो सारी विधियाँ पढ़ा देंगे तो फिर से इनका एक बार रिवीजन कर लेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं वो। तो देखिए कुछ आपकी जैसे विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, उसके बाद में आपकी प्रयोगात्मक विधि, अनुसंधान विधि और समस्या समाधान विधि। ठीक, अनुसंधान विधि को ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। ठीक, अब देखो अंग्रेजी में भी यहाँ पर लिखा है, आप लोग आराम से देख सकते हो। तो हम इनके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होंगे। प्रोजेक्ट विधि होगी, व्याख्यान विधि होगी, खेल विधि होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें विश्लेषण विधि की, या हम बात करें आपकी एनालिटिक्स मेथड की, तो विश्लेषण विधि क्या होती है, इस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर है। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आप बताएंगे विश्लेषण विधि जो होती है वो आपकी क्या है, अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। अच्छा, विश्लेषण विधि के मैम गुण क्या होते हैं, तो इसके गुण देखो क्या होते हैं। जो आपकी विश्लेषण विधि होती है ये आपकी स्वयं समस्या का समाधान करने में, जैसे बच्चा खुद से जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे अगर तो कर सकता है। हल खोजने पर बल देती है, जैसे कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको खोजने पर बल देती है। स्थायी ज्ञान इससे उत्पन्न होता है। कैसा स्थायी का मतलब मैम हमने कहा, जैसे मान लो खुद से बच्चे ने कुछ किया है, अगर सेकंड से लेकर के थर्ड तक जो बच्चा पहुँचेगा, 3rd से 4th क्लास में पहुँचेगा तो उसको वो चीज़ स्थायी रूप से याद रहेगी, मतलब हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाती है। तो किस विधि से स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, तो याद रखिए विश्लेषण विधि से स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक, दूसरा क्या है कि ये मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति क्या करती है, रुचि उत्पन्न करती है। मतलब बालक को, जो बच्चा होता है उसके अंदर पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाता है इस विधि के माध्यम से। और एक ऐसी विधि है आपकी साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक विधि है। खोज करने की क्षमता, अन्वेषण क्षमता जिसे आप कहते हैं, इसका विकास होता है इसके अंदर। ये तो हो गए इसके गुण। अभी मैम इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, इसके कुछ दोष भी होते हैं। पहली बात तो ये कि भैया जो आपकी विश्लेषण विधि होती है इसमें समय बहुत लगता है, और उसके बाद में ये छोटी कक्षा के बालकों के लिए अनुपयोगी मानी जाती है। कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है इस विधि के लिए। तर्क शक्ति की ज़रूरत होती है इस विधि के लिए। ये बात किसके लिए हो गई, विश्लेषण विधि के लिए हो गई। अगर हम बात करें संश्लेषण विधि के लिए, सिंथेसिस मेथड की, तो ये विधि आपकी विश्लेषण विधि का पूरक है। यानी जो भी आपने विश्लेषण विधि पढ़ी उसका जस्ट ऑपोजिट है क्या, संश्लेषण विधि। उसमें क्या करते थे हम, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते थे। जो मुझे नहीं पता होता था अज्ञात, उससे जो चीज़ अब पता होती थी उसकी तरफ जाते थे। इसमें क्या है, जस्ट ऑपोजिट संश्लेषण में क्या है, जो चीज़ें हमें पता हैं, जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, हम अज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर उनका संश्लेषण कर लेते थे। वहाँ पर क्या था, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। यहाँ पर बड़े बड़े हम जो है
क्या कह सकते हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको जोड़ करके, अर्थात उनको संश्लेषित करके वो पूरा सब हम पता करेंगे। ठीक, अब इसके भी मैम कुछ गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये विधि आपकी विश्लेषण विधि का पूरक होती है। हमने आपको बताया इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़कर संश्लेषण प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में A बराबर B है और B बराबर C है, आपको पता चल गया एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, तब आप इसलिए कह सकते हैं कि A बराबर C है। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो आपको ज्ञान अर्थात ज्ञात बातों का प्रयोग करके अज्ञात की खोज की जाती है। अगर हम आपकी संश्लेषण विधि के गुण की बात करें तो ये विधि बहुत सरल होती है, सूक्ष्म यानी छोटी सी होती है और क्रमबद्ध है। समस्या का हल जल्दी निकलता है इससे, अर्थात मतलब कम समय लगाती है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसमें क्या बच्चे की स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है। और जो आपके मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए ये कैसी होती है, यूजफुल होती है यानी उपयोगी विधि होती है। ज़्यादातर जो आपकी गणितीय समस्याएं होती हैं, जो आपकी मैथमेटिकल्स जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोग इस विधि से ही हल करते हैं। किस विधि से? संश्लेषण विधि से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ज़्यादातर गणितीय समस्याएं किस विधि से हल कर सकते हैं? ऑप्शन ए आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कर लगा कर क्या होगे? ऑप्शन सी संश्लेषण विधि। अब कुछ इसके दोष भी होते होंगे, हर एक विधि के कुछ ना कुछ गुण हैं, कुछ ना कुछ दोष हैं। तो ये बात करते हैं जरा इसके दोष की। तो दोष क्या है कि इसमें भाई रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है ये। अन्वेषण क्षमता यानी खोज करने का विकास नहीं हो पाता है। अर्जित ज्ञान जो होता है वो अस्थायी होता है, उसमें जो अर्जित ज्ञान था वो स्थायी था। ये विकास में सहयोग नहीं करती, तार्किक क्षमता और चिंतन रहित विधि है। मतलब इसमें बच्चे को ज़्यादा माइंड में प्रेशर नहीं देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं समझना पड़ता है। भैया आगमन विधि जो है, जो हमारे सभी बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार फटाफट से इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से नहीं जुड़े हैं तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल की एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप या फिर सर्च कर लीजिएगा PG पॉइंट, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप इसे क्या करिए, यहाँ से जुड़ जाइए। एक ऐप है आपका PG पॉइंट ऐप है ना, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको B.Ed के रिगार्डिंग सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक। आगमन विधि की अगर मैं बात करूँ, इंडक्टिव मेथड की अगर मैं बात करूँ, तो इस विधि में पहले छात्र के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, फिर उनके आधार पर नियम बनाए जाते हैं। यानी कि उदाहरण से नियम की ओर ये विधि आपकी चलती है। कैसे याद करोगे? जब आगमन लिखते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, ऐसे ऊ बनाते हो ना, तो यानी कि उदाहरण, ठीक। जब भाई छोटा बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले ऐसे ही तो बनेगा, तो यानी कि पहले ये बना रहे हो ना आप ये चीज़, तो इसका मतलब पहले आप क्या कर रहे हो, उदाहरण, ठीक। तो उदाहरण से नियम की तरफ आपकी कौन सी विधि चलती है, तो आगमन विधि है, ठीक। इस विधि में 3 कार्य होते हैं। कौन कौन से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके B.Ed के एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, बट आपके दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर B.Ed but it is also very important for your TET and CTET and Super TET exams, है ना। So please remember all these points because all these points are very useful and very most important for your exam point of view. So first point is yours कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिएगा, आगमन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो निगमन को पढ़ना मतलब आप उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो आगमन अच्छे से पढ़ लो। विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या होती है आपकी? आगमन। जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी होती है आपकी? आगमन। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी होती है आपकी? आगमन, ठीक। ये अब अगर हम इनके गुण की बात करें तो आगमन विधि आपकी कैसी है? एक वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है। इसमें क्या होता है? स्वयं से कार्य करने के कारण इसमें जो अधिगम होता है वो ज़्यादा देर तक बना रहता है, यानी स्थायी होता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद होती है, मतलब जैसे हम लोगों की जो लाइफ है उसके लिए क्या है? यूजफुल है। इसके द्वारा बालक में स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है और बालक सदैव जिज्ञासु रहता है। जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला, मतलब वो आपसे बार बार पूछेगा कि मैम ऐसा क्यों है, सर ऐसा क्यों है, सर ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए, है ना, ये सब चीज़ें।
रहती हैं। किस विधि में? आगमन विधि में। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी विधि ऐसी है जो प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो आप वहाँ पर क्या लगा करके आएंगे? तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आगमन विधि इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट टाइम। इसके द्वारा बालक में गणित के प्रति रुचि बनी रहती है। अगर हम मैथमेटिक्स के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बच्चों के अंदर इसकी रुचि बनी रहती है। अगर हम दोष की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें आगमन विधि की, तो ये एक धीमी विधि है और समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक सोच की आवश्यकता होती है। परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं होते हैं। कई बार छात्र गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका परिणाम निकला है, जो आपका रिजल्ट आया है, वो ना सत्य हो यानी सही हो। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते करते चीज़ों को जो है गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। इस विधि का कक्षा में सदैव प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि आप हर टाइम इसी विधि से पढ़ा रहे हो। अभी आपने जो पढ़ी वो थी आपकी कौन सी? आगमन विधि। ठीक, अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं निगमन विधि। तो एक बात सही सही दिमाग में बैठा लो कि आगमन का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? निगमन होगा। जो जो चीज़ें आपने आगमन पे पढ़ी उसका उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा? निगमन हो जाएगा। तो पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात कि निगमन काहे से शुरू हो रहा है? नी से। काहे से शुरू हो रहा है? नी से। तो ये वाली जो विधि है वो आपकी कैसे चलेगी? नियम से उदाहरण की तरफ चलेगी, अर्थात रूल से एग्जाम्पल की तरफ चलेगी। पहली बात देखो जरा साफ साफ यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया कि ये विधि आगमन विधि के विपरीत है। इस विधि में पहले परिभाषा यानी कि पहले नियम, सूत्र व निर्देश को बता दिया जाता है, फिर उसे सत्य सिद्ध किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे हमने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि भाई बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो आपने कहा ओके मैम। हमने कहा बेटा अब बताओ जरा x 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो आपने सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाया रट के और आंसर निकाल दिया। तो ये एक प्रकार से कैसी विधि है आपकी? तो जो है इसमें क्या किया जाता है, एक तरीके से सूत्रों को पहले आपको बच्चों को बता दिया जाता है। इसमें क्या होता है? निगमन में नी से शुरू होती है, तो इसलिए ये नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। देखो हम ट्रिक्स के बेसिस पे आपको याद भी कराते चल रहे हैं ना। अगर आपको एक बार में ना समझ में, सो प्लीज़ आप ये क्लास 2 बार में देखिएगा। वैसे मुझे तो पता है कि एक बार में ही आ जाना है ना। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक और कर दीजिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीजी पॉइंट से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। अगर आपने अभी तक मुझे पीजी पॉइंट ऐप को नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको बीएड का सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। ये विधि आपकी जो होती है कौन सी? निगमन विधि। वो आगमन तो विशिष्ट से सामान्य थी, ये वाली जस्ट ऑपोजिट सामान्य से विशिष्ट, ये वाली जस्ट ऑपोजिट सूक्ष्म से स्थूल। आगमन विधि आपकी स्थूल से सूक्ष्म थी, लेकिन जो आपकी निगमन विधि है वो आपकी सूक्ष्म से स्थूल की तरफ है। इसके कुछ गुण की बात अगर हम करें तो ये विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बना देती है। इस विधि के छात्र अत्यंत सरल तीव्रता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, है ना। और अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है, मतलब मैथमेटिकल के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें। बाकी जो आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एग्जाम्पल सिर्फ मैथ्स का ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। बाकी आप लोगों के जो भी विषय होंगे पेडागोजी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, चाहे, है ना, तो उस बेसिस पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बताएगा कि कम परिश्रम एवं समय की बचत होती है इसमें, है ना। स्मरण शक्ति का विकास हो जाता है। दोष की अगर हम बात बताएं तो जो आगमन विधि थी आपकी वो कैसी थी? तो वो आपकी मनोवैज्ञानिक विधि थी। लेकिन जो निगमन विधि है वो देखो नी से निगमन और ना से शुरू हो रहा है ना, तो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो यानी कि कैसी है? अगर मनोवैज्ञानिक नहीं है तो फिर अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र नियमों व सूत्रों की खोज स्वयं नहीं करते, बल्कि उन्हें क्या करते हैं? याद करते हैं। क्या करते हैं? याद करते हैं। इनमें मिलने वाला ज्ञान क्या होता है? अस्थायी भाव से स्पष्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम प्रयोगशाला विधि की बात करें, आपकी लेबोरेटरी मेथड की बात करें, तो देखिए जो आपकी प्रयोगशाला विधि होती है यानी कि लेबोरेटरी मेथड होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें क्या होता है भाई कि इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में, अब जैसे मान लो फिजिकल साइंस के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो विज्ञान की प्रयोगशाला, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
उप यंत्रों, उपकरण तथा अन्य सामग्री की मदद से गणित के तथ्य, नियम व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करते हैं। इस विधि में करके सीखने, अब बस आपको मेन आपको ये याद रखना है, प्रयोगशाला विधि में किस पर ध्यान दिया जाता है मुख्यतः, तो करके सीखने के सिद्धांतों पर बल दिया जाता है। अब जैसे मान लो हमने यहाँ पर मैथ्स पेडागोजी का एग्जाम्पल ले लिया तो गणित लिखा है। अगर मान लो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे विज्ञान, जीव विज्ञान लिखा होगा, फिजिकल साइंस है तो भौतिक विज्ञान, इस तरीके से चेंज होता चला जाता है। बाकी जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या कि करके सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक। उसके बाद में देखो जैसे आपका पाइथागोरस प्रमेय क्या है, प्रयोगशाला में सिद्ध करना। गुण की अगर हम बात करें, इसके जो मेरिट्स हैं वो क्या है, छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल प्रयोग करना सीखते हैं। प्रयोगशाला में किया गया अधिगम क्या होता है, स्थायी होता है। रुचिकर विधि होती है, भाई बच्चा जब कुछ करता है ना तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। तर्क क्षमता का विकास होता है इसमें, वो कहता है कि तुमने इस तरह इसको क्यों किया, तो वो कहेगा तुमने इस प्रोसेस को इस तरह क्यों किया। दोष की अगर हम बात करें तो सीधी सी बात है भाई कि आपकी जो विधि है वो खर्चीली विधि है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि बच्चे उपकरण से सीखने की जगह खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो क्या करेंगे वो टॉयज समझ लेंगे उनको। कम संख्या वाली कक्षाओं के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। इसके बाद में अगर मैं ह्यूरिस्टिक विधि की बात करूं तो ह्यूरिस्टिक शब्द जो है वो आपका ग्रीक शब्द पूछा जाता है आपका कि ह्यूरिस्टिक शब्द किससे मिल करके बना है, तो बताएंगे आप ह्यूरिस्को से मिल करके बना है। क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस भाषा से लिया गया, तो आप बताएंगे ग्रीक भाषा से लिया गया है ना। कैसे याद रखेंगे, ABCD जब पढ़ोगे तो जी के तुरंत बाद H आता है, तो H से ह्यूरिस्को, और कहाँ से लिया गया, जी यानी ग्रीक से लिया गया, ऐसे याद रख सकते हो ना। जिसका अर्थ क्या होता है कि मैं खोजता हूँ। आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि का प्रतिपादन किया था या इस विधि की खोज की थी, किसकी, ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की थी, आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी, ठीक। ह्यूरिस्टिक शब्द से स्पष्ट है कि यह विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह विधि कैसी है, स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे सीधे नहीं बताता है, बल्कि भाई टीचर आपको सीधे सीधे नहीं बताएगा, जबकि करेगा कि आपके साथ प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषण या आविष्कारक बन जाते हैं। इसके जो गुण होते हैं, जो इसकी मेरिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, तो इस विधि में छात्र में तर्क करने की, कल्पना करने की, चिंतन करने की, निरीक्षण करने की, तुलना करने की आदि ये सब चीज़ों का विकास हो जाता है। किस विधि में इन सब चीज़ों का विकास हो जाता है, क्वेश्चन पूछ ले अगर आपसे कि किस विधि में बच्चों के अंदर तर्क करने, कल्पना करने, चिंतन करने, निरीक्षण करने, तुलना करने का विकास होता है, तो आप क्या बताएंगे, ह्यूरिस्टिक विधि में, ठीक। गणित शिक्षण में यह विधि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। यह विधि छात्र को ज्ञान की खोज करने में स्थित रखती है। यह विधि छात्रों को स्वयं गणित कार्य करने हेतु प्रेरित करती है और स्व अध्याय की आदत का निर्माण करती है, मतलब सेल्फ स्टडी पे ये बच्चों को क्या करती है, मोटिवेट करती है ना। दोष की अगर हम बात करें इसमें भाई हर एक विधि के अगर कुछ गुण, सीधी से आप समझो बात ऐसे, अगर किसी इंसान के अंदर कुछ अच्छाई है तो बुराई भी होती है, तो वैसे अगर हर विधि के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं, तो उनकी डीमेरिट्स भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, दोष भी होंगे। जिसमें से पहला क्या है कि यदि केवल असाधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि साधारण बुद्धि वाले छात्रों स्वयं अन्वेषण नहीं कर पाते। ये विधि कैसी है, छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है, ठीक। ये विधि छात्रों को गलत नियम, निष्कर्ष तथा सिद्धांतों पर पहुंचा सकती है, क्योंकि उनका मानसिक जो उनका मस्तिष्क होता है वो इतना परिपक्व नहीं होता कि वो अपनी गलती को समझ पाए। एक होती है आपकी समस्या समाधान विधि, ये आपके एक प्रतिपादक कौन है, तो जॉन ड्यूवी। कौन, जॉन ड्यूवी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि, जिसके प्रतिपादक आपके कौन है, जॉन ड्यूवी। अब देखो जरा, अब कैसे याद रखोगे भाई, जब किसी समस्या का समाधान करना होता है तो लोग बाहर जाते हैं भाई, जैसे मान लो घर में दूध का पैकेट खत्म हो गया तो ये भी समस्या है ना, घर में पनीर खत्म हो गया ये भी एक समस्या है। तो इन समस्या का समाधान करने के लोग क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे। तो मार्केट जाएंगे तो क्या लगा के जाएंगे, डीओ लगा के जाएंगे, डीओ लगा के जाएंगे, परफ्यूम वाला डीओ, है ना। तो ड्यूवी, ठीक। तो जॉन ड्यूवी क्या है, समस्या समाधान विधि के इनके प्रतिपादक हैं। तो इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है, जैसे हमने आपके सामने एक समस्या रख दी वैसे, और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार क्या करता है, अपने विचार व सुझाव रखने के लिए बोलता है। कि फिर जैसे हमने आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दी भाई, हमने जैसे आपसे अभी कहा कि अभी हमने आपको एक
दिया था ना कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आपको उसमें बताना है कमेंट सेक्शन में। तो हमने आपको एक समस्या दे दी, आप इसमें आप क्या करेंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, कुछ सुझाव रखेंगे। तो छात्र अपने तर्क और निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। इस विधि में समस्या सरल होती है। ये विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसका गुण क्या होता है कि भाई ये विधि वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और इस विधि में छात्र सदैव कैसा होता है, क्रियाशील बना रहता है, यानी एक्टिव होता है। गुण तो आपके ये हो गए। इस विधि में छात्र स्वतंत्र होकर स्वयं करते हैं और छात्रों की तर्क शक्ति का भी विकास होता है। छात्रों में समस्या समाधान की योग्यता का भी विकास होता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो यदि समस्या कठिन हो तो छात्रों में विषय के प्रति रुझान कम हो जाता है। उनको लगता है कि भाई ये सब्जेक्ट बड़ा टफ है। अगर मान लो थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम टीचर ने दे दी, यदि समस्या की भाषा सरल नहीं, मान लो बहुत क्रिटिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है, तो बच्चों को लगता है, तो देखो सरल ना हो तो छात्रों की सूची में कमी आ जाती है, समस्या अधिक लगती है उनको। प्रयोजन विधि की अगर मैं बात करूँ, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया भाई, किलपैट्रिक ने, सबको रट गया होगा। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्क शक्ति के द्वारा कार्य करता है तथा हल हो जाता है। ठीक। एडवांटेजेस की अगर बात करूँ मैं, गुण की अगर मैं बात करूँ तो छात्र में क्रियात्मक और सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसी कौन सी विधि है जिसके अंतर्गत बच्चे के अंदर क्रियात्मक तथा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, तो आप क्या बताएंगे, कौन सी विधि है, प्रयोजन विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड है। छात्रों में निरीक्षण, तर्क तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, दोष की अगर मैं बात करूं, तो इसके प्रयोग से सभी पाठों को नहीं पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज योर्स व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ये मतलब जो आपकी है ये सबसे पुरानी विधि है, आप ये मानिए, है ना। ये शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि भी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी महंगी भी नहीं है ज़्यादा, है ना। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। ये पता चले वो बोर ना हो कि आपकी बाप अपना बताते चले जा रहे और बच्चा बोर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप देखते हो कि हम बीच बीच में क्लास में क्या करते हैं, बोल देते हैं, कुछ मजाक कर देते हैं, है ना। तो जो बाद में बच्चा देख रहा होता है, भले उसको इरिटेटिंग लग रहा हो, लेकिन जिस समय हमारे लाइव स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं वो बोर नहीं होते हैं। तो ये इस वजह से हमें ये करना पड़ता है ना। तो अगर हम उसको पूरा व्याख्यान विधि बना देंगे ना तो बच्चे बोर हो सकते हैं उससे, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। बात यहाँ पर वही कही गई कि जिससे बच्चे का ध्यान विषय पर केंद्रित है और इस विधि में प्रश्नोत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। गुण की बात अगर मैं करूँ तो ये किसी विषय को पढ़ाने का सबसे सरलतम विधि है और इसमें छात्रों का ध्यान विषय पर केंद्रित रहता है। डिसएडवांटेजेस ये कि इस विधि में छात्र निष्क्रिय रहता है। तो ये कैसी शिक्षक केंद्रित विधि अगर पूछ लिया जाए तो भी आप क्या बताएंगे, व्याख्यान विधि। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो चुप पे बैठ के सुना करते हैं, जैसे, है ना। तो ये आपकी कैसी होती है, छात्र निष्क्रिय विधि होती है, पर चाइल्ड सेंटर नहीं होती है। तो देखो ये विधि जो है वो आपकी करके सीखने पर बल नहीं देती है, इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट वन है आपकी खेल विधि। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है। इस विधि को फ्रॉबेल ने दिया, इसका नाम हेनरी कोल्डवेल कुक ने रखा था और इस विधि में शिक्षा का पूर्ण रूप से खेल केंद्रित बनाने का प्रयास किया गया। गुण की अगर मैं बात करूं तो छात्रों में खेल में स्वाभाविक रुचि होती है, तो बच्चों का मन लगा रहता है और इस विधि के द्वारा बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ये विधि करो और सीखो सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक। तो ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो बार बार पढ़ाने की नीड नहीं है। आपको अगर बार बार पढ़ना है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक। तो ये थी छोटी सी जानकारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और पीजी पॉइंट ऐप से जुड़ जाइएगा, पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास।